इसका ये मतलब नहीं कि 50% लोग असंतुष्ट है, कुछ असंतुष्ट भी है और कुछ ये भी कहते हैं कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। जाहिर है कि देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित हैं भी, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र के बारे में सबका अपना विचार हो। अगर हम तीसरी बात फेडरलिज्म की करें तो फेडरलिज्म, पॉलिटिकल साइंस के हम स्टूडेंट रहे हैं स्टूडेंट अभी यहाँ पर कई लोग पॉलिटिकल साइंस के होंगे। फेडरलिज्म का अगर मोटी सी बात कहें तो फेडरलिज्म का मतलब राज्य और केंद्र सरकार के जो पावर्स है उसका डिवीजन और राज्यों का जो अपना पावर है वो कैसे चल रहा है, इसके बारे में भी कई बार एंजाइटी होती है। गवर्नर के रोल को लेकर बहुत एंजाइटी होती है कि भाई गवर्नर क्या है, एक केंद्र सरकार के एजेंट है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हावी है, लेकिन आप कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार जो फेडरलिज्म है उसके प्रिंसिपल्स अभी भी उतने ही इंटैक्ट हैं जितना आजादी के समय 50-60 में थे। राज्य की सरकारों पर या राज्य के जो पावर्स है उस पर कोई बड़ा इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, हमले होते रहते हैं, एंजाइटीज होते रहती है, और खासकर उन राज्यों पर आपको जहां केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है अगर उनकी सरकार नहीं होती है तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के 70 साल के इतिहास में हमें तो ये दिखाई पड़ता है कि राज्यों की जो पावर्स है, पावर्स ऑफ द स्टेट हैज नॉट बीन एनक्रोच्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 3 लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, पावर्स में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। और लास्ट जो शब्द था सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म के बारे में भी कुल मिला के कई एंजाइटीज है। और हाल में हमें लगता है कि आप देखिए इस लंबे सफर को, तमाम मतलब धार्मिक झगड़े होते रहते हैं, जातीय झगड़े होते रहते हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन कुल मिलाकर के हमें लगता है अगर देश की जनता के नजरिए से देखें, देश के लोगों के नजरिए से देखें, आप राजनीतिक नजरिए से ना देखें, देश के लोगों के नजरिए से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि उसमें भी कोई गिरावट खास नहीं है। लोगों की अभी भी सेकुलर ट्रेडिशन में बड़ी आस्था है। जो देश के आम जनता है, हम आप जैसे लोग अभी भी समझते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ हर धर्म का सम्मान है। एंजाइटीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एंजाइटीज है, तरह तरह की घटनाएं होती हैं। जब घटनाएं होती हैं तो हमें चिंता होती है, लेकिन क्या कुल मिलाकर हमें ऐसा लगता है कि देश का जो सेकुलर ट्रेडिशन है वो बिल्कुल इरोड हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया? कम से कम देश के लोगों को ऐसा नहीं लगता। और मैं क्यों कह रहा हूं बार बार देश के लोग, क्योंकि मैं आंकड़ों के सहारे इन बातों की पुष्टि करने की कोशिश करूंगा। पुष्टि करने का मतलब एविडेंस है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि आप उन एविडेंस पर भरोसा करें या आपको संतुष्ट हो, लेकिन आपका अपना अधिकार है। ये रिसर्च के कुछ आंकड़े जो मैं पेश कर रहा हूं, रिसर्च एक डायरेक्शन में चीजों को दिखाता है, कोई जरूरी नहीं कि वो किसी चीज पर फुल स्टॉप लगाता। आपको अगर एंजाइटी होती है तो एक रिसर्चर के तौर पर आपका भी अधिकार है कि आप उस पर रिसर्च करें और उसकी बात को काटें, पुष्टि करें। हम यही रिसर्च करते हैं जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप करते हैं अपने पीएचडी के लिए, थीसिस के लिए, तो यही करते हैं। पहले लोगों ने इस पर क्या काम किया और आप कहते हैं नहीं, इन बातों से मैं सहमत नहीं हूं, और अपने रिसर्च के तौर पर आप उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी बातें जिसका मैंने जिक्र किया। और मैं क्या एविडेंस दिखा रहा हूं, किन आंकड़ों को दिखा रहा हूं? 2-3 तरह के आंकड़े हैं। पहला, चुनाव के जो नतीजे हैं, जो चुनावी नतीजे, इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट है, उसका मैं सहारा ले रहा हूं अपनी बातों को पुष्टि करने के लिए। कुछ सर्वे, जिस संस्था में मैं काम करता हूं, जिसका जिक्र पहले हो चुका है, CSDS, 63 साल पुरानी संस्था है, आपके यूनिवर्सिटी जितनी पुरानी नहीं है, छोटी संस्था है, बहुत कम लोग हैं, 14 फैकल्टी मेंबर्स है, बहुत 30-35 लोग काम करते हैं। लेकिन हाँ, काम शायद कुछ कायदे से हुआ, इसी के लिए संस्था की साख है। और कायदे से क्या काम है? सर्वेक्षणों का काम बहुत सालों से चलता रहा है। और वो सर्वेक्षण किस बारे में है? लोग देश के क्या सोचते हैं, राजनीति के बारे में, राजनीति से संबंधित विषयों के बारे में। और वो आंकड़े हमारे पास बहुत लगातार 60 से हमारे पास आंकड़े हैं। और जैसे आप कहते हैं चावल जितना पुराना होता है उतना खराब नहीं होता है, अच्छा होता है। वैसे ही आंकड़े, अगर आप कोई 70s और 80s के का सर्वे करना चाहें कि जब मान लीजिए जेपी आंदोलन चल रहा था, 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, 80, 84, अब वो आंकड़ों को अगर आपने उस वक्त इकट्ठा नहीं किया तो आज इकट्ठा नहीं कर सकते। हम आज नहीं पूछ सकते कि 77 में लोग क्या सोचते थे। तो आंकड़े जितने पुराने होते हैं उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप
हिस्ट्री में जाकर के उन आंकड़ों को, लोगों के ओपिनियन, एटीट्यूड्स को कलेक्ट नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री के लोग जाते हैं जो आर्काइव में जाते हैं और वहां पुरानी चीजों को देखते हैं, लेकिन लोगों के जो विचार, सोच विचार है उसी वक्त कलेक्ट किया जाता है जिस वक्त वो पुराने चीजों को आप कलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वो बहुत सारे आंकड़ों का मैं सहारा लूंगा जिन पे मैं जिक्र कर रहा हूं। इस तरह के ये आंकड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे अगर हम डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की बात करें, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करें, तो निष्पक्ष चुनाव बैकबोन है। सिर्फ वही नहीं है, आदमी के शरीर में बैकबोन एक इंपॉर्टेंट है। क्यों बैकबोन कहते हैं? बैकबोन के सहारे आदमी खड़ा होता है, लेकिन सिर्फ बैकबोन हो, हाथ, नाक, कान, मुंह ना हो तभी हम बात ही नहीं कर रहे होते। कान नहीं हो तो आप सुन ही नहीं सकते। हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज की अपनी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि आपका हार्ट है, कहते हैं हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हुआ मतलब स्विच ऑफ, गॉन। पैर टूट जाए मरम्मत हो जाएगी, टूट भी कट, हाथ टूट गया मरम्मत हो जाएगी। तो बैकबोन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि होता है लोगों के एक आंख में दिक्कत हो गई, दूसरे आंख से काम चलता रहता है, आंखों की नजर कमजोर हो गई, चश्मे लगा लेते हैं, चल जाता है काम। लेकिन बैकबोन इतना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव को हम कहें कि सिर्फ चुनाव निष्पक्ष हो गए तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। उसके कई और आयाम हैं। मतलब सरकारें कैसा काम कर रही है, लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है नहीं हो रही है, लोगों की जरूरतें पूरी है नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या नहीं, आपको बोलने की आजादी है या नहीं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन कम से कम पहला चीज तो यही कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अगर चुनाव ही नहीं निष्पक्ष हुए तो जो सरकार है वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार होगी, क्योंकि हमें लगेगा हमने इस सरकार को चुना ही नहीं। तो वो इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर हम देश के चुनावी इतिहास को देखें, लगातार जो पिछले 70-80 साल, 70-75 साल से जो लगातार चुनाव है, कुल मिलाकर के, मैं बार बार इस बात का जोर दे रहा हूं, कुल मिलाकर के एंजाइटीज बहुत है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको ऐसे, पंजाब में ऐसे चुनाव, कई राज्यों में ऐसे चुनाव मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि ये तो चुनाव बहुत फार्स था। 25% टर्नआउट हुआ, 20% टर्नआउट हुआ, टर्नआउट ज्यादा भी हुआ, 80s में टर्नआउट है, लेकिन कहते नहीं ये टर्नआउट वैसा टर्नआउट नहीं है, यहाँ पर धांधली हुई है, एंजाइटीज है। लेकिन कुल मिलाकर के ओवरऑल एक बड़े कैनवस में, और अगर छोटा सा उदाहरण दूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि हम एक बड़े पिक्चर, एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें और कहें कि आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में तो सारे बच्चे फेल करते हैं, मैथ्स में भी अच्छा रिजल्ट नहीं है, एक और सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो तमाम 12, 14, 15 सब्जेक्ट है वहां रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो हम कहते हैं बट ये तो बताओ कुल मिला के यूनिवर्सिटी कैसी है। तो जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी, जब नैक की रैंकिंग से आती है टीम और रैंकिंग होती है, तो सब चीजों को देखती है। ये नहीं देखती कि अच्छा मैथ्स के सारे बच्चे फेल थे तो इसको इसी के लिए इसका रैंकिंग नीचे हो जाएगा। लेकिन दूसरे चीजों में हो सकता है कि बहुत अच्छा किया हो यूनिवर्सिटी ने, हो सकता है कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स में बहुत महारत हासिल हुई हो, 2-4 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे किए हो लोग। तो कुल मिलाकर के कहते हैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग A+, B-, B+, तमाम, और उसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो मैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की भी नैक रैंकिंग कर रहा हूं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का इतिहास कैसा रहा है। एंजाइटीज है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं तो कहते हैं बट आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, या अच्छा है उल्टा, लेकिन पढ़ाई अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ाई खराब है, कुल मिला के आंकलन जिस तरह से होता है मैंने भी वही करने की कोशिश की। अगर हम जैसे इंक्रीजिंग टर्नआउट, अगर लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, ये एक साइन है अपने आप स्ट्रेंथनिंग ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है क्योंकि लोगों की भागीदारी चुनावों में बढ़ रही है, और ये आंकड़े उसकी पुष्टि करते हैं। दिस इज द पैटर्न ऑफ टर्नआउट इन इंडियन इलेक्शंस। ये लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किया है, और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं लगातार लोगों का टर्नआउट बढ़ा है। अगर क्लास में लगातार ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि क्लास में पढ़ाई हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, लोगों का, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है, तभी आ रहे हैं। अगर लोगों का स्टूडेंट्स कम आएंगे तो हम कहेंगे बट यूनिवर्सिटी की हालत खराब है, स्टूडेंट्स आते नहीं है। अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, अगर लोगों की भागीदारी हो रही है, और आपको पता है बिहार के चुनाव में क्या हुआ, रिकॉर्ड टर्नआउट है।
बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में कभी इतना टर्नआउट नहीं हुआ जितना टर्नआउट बिहार में पिछले 52 से लेकर के अब तक के चुनाव में हुआ है। ये अपने आप में बताता है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है। और ये लोकसभा के चुनाव के आंकड़े, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, इसकी कितनी चर्चा हो रही है कि अगर बिहार में आपने देखा, बिहार में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट किया। देश के महिलाओं की भागीदारी का ये आंकड़े हैं। अगर आप शुरू से देखें, कंपेयर करें, तो पहले महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की भागीदारी से, भागीदारी का मतलब टर्नआउट, कितनी महिलाओं ने वोट किया, लगभग 10% कम होता था। लगभग शुरू के चुनाव में तो 15-16% कम है, लेकिन अगर 2024 का लोकसभा चुनाव देखें तो आपको महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी एकदम बराबर है। देश में भी 17 राज्य ऐसे हैं लोकसभा के 2024 के चुनाव में जहां महिलाओं की टर्नआउट जो है वो पुरुषों के टर्नआउट से कहीं ज्यादा था। और आपको पता है इस बार बिहार में महिलाओं ने पुरुषों को कितने गैप से पीछे छोड़ा, कितना टर्नआउट ज्यादा था, ऑलमोस्ट 10%, 9% हायर टर्नआउट ऑफ वुमेन कंपेयर टू मेन। और ये ऐतिहासिक है, देश के किसी राज्य में किसी चुनाव में महिलाओं के टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट की तुलना में इतना ज्यादा कभी नहीं रहा। तो ये क्या बताता है? ये महिला सशक्तिकरण एक पहलू है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे सारी महिलाओं की सुविधाएं दूर हो गई, सब कुछ मतलब उनकी सुविधा हो गई, लेकिन कम से कम एक पहलू में तो दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई, कानूनी पहल की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि देश में कोई कानून बन गया, बिहार में कोई कानून बन गया और इस कारण महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ कर वोट किया। स्वतः महिलाएं आ रही हैं, ऑन देयर ओन दे आर कमिंग आउट एंड टर्निंग आउट टू वोट इन बिग नंबर। तो ये अपने आप को में बताता है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है। ये युवाओं का वोट, ये सर्वेक्षण क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपको युवाओं के वोट के बारे में नहीं बताता। जो पहले जो थे वो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े, सर्वेक्षण के आंकड़े जो हम सर्वेक्षण करते रहे, इससे ये पता चलता है कि अगर आप 2009 तक के चुनाव को देखें तो जो युवा मतदाता है, और युवा मतदाता कौन है? 18 से 25 साल की उम्र वाले, उनका टर्नआउट पहले एवरेज टर्नआउट से 4 या 5% कम होता था। 2014 के चुनाव में आप देखें एवरेज से टर्नआउट 2% ऊपर बढ़ गया। और अगर आप, ये बड़ा फासला है, 4% 5% कम, अब वो पीछे छोड़ते हुए 2% आगे निकल गया। लगभग कमोबेश 2019 के चुनाव में भी यही दिखाई पड़ा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है और वो दूसरे वर्ग के, दूसरे आयु वर्ग के मतदाताओं से कंधे से कंधा मिलाकर वो चुनाव में उनकी भागीदारी हुई है। ये सब क्या दर्शाते हैं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हमारी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, मैं बार बार इसी का जिक्र कर रहा हूँ, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी सब्सटैंटिव नहीं है। अब ये बिजली, पानी, सड़क और अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रही, सिर्फ इलेक्टोरल एक पहलू है, वो स्ट्रेंथन हुई है। आप देखिए आज लोग ज्यादा स्वयं मन बना करके वोट देते हैं। और आप 4 चुनाव को देखिए, ये भी सर्वे के आंकड़े। अगर आप 2014 और 19 का चुनाव देखें, बड़ी संख्या में डिसाइडेड ऑन योर ओन, सवाल पूछा, क्या आपने वोट देने के समय किसी दूसरे से राय मशविरा किया, पूछा, या आपने स्वयं वोट दिया? 14 और 19 का चुनाव देखें, बड़ी संख्या में लोगों ने अपना मन बनाया था। और आपको पता है 14 और 19 के नतीजे कुछ अलग थे। 14 में पहली बार बीजेपी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, और 19 ऐसा है जो बीजेपी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। लेकिन आप 24 के चुनाव के नतीजों को देखें, उनकी तादाद कम हो गई है जो कहते हैं कि हमने स्वयं पे निर्णय लिया। मतलब आखिरी मिनट तक उनके दिमाग में कुछ असमंजस रहा और उन्होंने राय मशविरा किया। और हमें पता है 2024 के चुनाव में बीजेपी का जो टर्नआउट, बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो कम खराब हुआ 19 की तुलना में। तो ये भी है कि बड़ी संख्या में लोग, और महिलाओं की संख्या इसमें और बढ़ गई है। आज क्यों महिलाओं का टर्नआउट बढ़ रहा है? क्योंकि अब वो सलाह मशविरा करने वाले महिलाओं की संख्या कम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब कोई महिला अपने घर में पुरुषों से सलाह मशविरा नहीं करते, पति से, बेटे से, पिता से करते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम हुई है। एक समय में 70-75% महिलाएं कहती थी कि हमने किसी से पूछा अपने घर में, आज उनकी तादाद घट करके 30-32-35-40% हो गई है। और ये कहां से? हमारे सर्वेक्षणों से पता चलता है। तो ये भी अपने आप में एक साइन है।
मोर पार्टीज आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, कितनी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं लोकसभा में। आप पहले के चुनाव को देखें, 20, 30, 40, 50, 100, और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो कितनी पार्टियों ने चुनाव लड़ा? 745। तो अगर चुनाव में लोग ज्यादा टर्नआउट कर हो रहे हैं, पार्टियां ज्यादा चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स नए खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं, टीचर्स की रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रही है, सब कुछ में बढ़ोतरी है, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी अच्छी हो रही है, खराब हो रही है? यूनिवर्सिटी अच्छी हो रही है। अब हम ये कह रहे हैं नंबर्स के आधार पर है। हो सकता है कि 4 डिपार्टमेंट का आपको संतुष्टि नहीं हो, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की अभी भी मैं बात नहीं कर रहा कि पढ़ाई अच्छी हो रही है नहीं हो रही, लेकिन हाँ 3 साल पहले यूनिवर्सिटी में 5000 स्टूडेंट थे, आज 3 साल के बाद अब 8000 स्टूडेंट हैं। 200 टीचर थे, आज 400 टीचर हो गए। कुछ ना कुछ तो बेहतरी हो रही है, तभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह से लोग वोट कर रहे हैं, पार्टियां ज्यादा चुनाव लड़ रही हैं और कैंडिडेट भी चुनाव ज्यादा लड़ रहे हैं। आपने देखा 52 से लेकर 96 तक एक पीक है, 13,952 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा 1996 के चुनाव में। उसके बाद नीचे आ गया आंकड़ा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, और नीचे आने के बहुत कारण हैं। इलेक्शन कमीशन के कई कानून बदले। पहले आप एक मतदाता, आप एक वोटर के रूप, आप एक कैंडिडेट के रूप में सारी कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। आज नहीं लड़ सकता है। आज पार्टी का कैंडिडेट 2 कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट सिर्फ 1 कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकता है, और भी कई ऐसे परिवर्तन थे जिसके कारण गिरावट आई। सीधा 13,992 से लेकर 52 से लेकर 4,750, लेकिन 4,750 से धीरे धीरे ज्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 8,360 लोगों ने चुनाव लड़ा। तो ये सारी चीजें हैं, इस ओर इशारा कर रही है, कम से कम मेरे नजर में, कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। अब अगर हम आए कि लोग लोकतंत्र के बारे में सोचते क्या है, ये फिर सर्वे क्या आते हैं। हमने सर्वे में सवाल पूछा, आप किस तरह की सरकार पसंद करते हैं? लोकतंत्र मतलब सर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं है, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो क्वेश्चंस दिखाई पड़ेगा कि किस किस तरह से हमने क्वेश्चंस पूछे हैं। लेकिन लगभग 50% ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र किसी भी और तरह के सरकार से वो बेहतर मानते हैं। और हमने ये सवाल की 3 बार पूछा, 2005 में भी ये सवाल पूछे थे, 2013 में भी ये सर्वे किया और 19 में भी किया, और लगातार हम सर्वे जो कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने देखा कि लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं लोकतंत्र किसी भी और सरकार से बेहतर है। प्रेफरेंस फॉर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट अंडर सम सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे मतदाता है जो कहते नहीं, कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो एक मजबूत सरकार, अथॉरिटेरियन मतलब थोड़ी सशक्त सरकार का हम समर्थन कर सकते हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। 2005 के चुनाव में हमने देखा, 5 के सर्वे में हमने देखा 7% थे, लेकिन जैसे ही जो लेटेस्ट सर्वे 2019-20 का है उसमें इनकी तादाद 21% हो गई। तो कुछ लोग हैं जिनमें को लगता है कि नहीं, लोकतांत्रिक सरकार से काम चलेगा नहीं, हमें एक मजबूत सरकार जिसको अथॉरिटेरियन मानते हैं, वो कहता है हमें वैसी सरकार चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी लोकतांत्रिक सरकार पर लोगों का भरोसा है, और उन्हें लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार ही किसी भी दूसरे तरह की सरकार से और बेहतर है। तो लोकतंत्र के बारे में अभी भी लोगों की आस्था है। और अगर ये हम समझने की कोशिश करें कि हम किताबों में बहुत चीजें पढ़ाते हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या है। मैं इस आंकड़े के बारे में बात कर रहा था कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज प्रेफरेबल। नो रिस्पॉन्स की तादाद भी घटी है, 30% ऐसे लोग थे जो कहते हैं हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, और डजंट मैटर 15-16% लोग ऐसे जो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाहिर है ये इसमें ज्यादातर वैसे लोग हैं जो समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से जो एकदम नीचे के तबके होते हैं, और जो टॉप के तबके के लोग होते हैं, एकदम नीचे के तबके के लोग होते हैं, कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, रोजी रोटी कमानी है, चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो चाहे अथॉरिटेरियन हो, हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही जो समाज का जो एकदम प्रबुद्ध वर्ग मतलब जो बहुत पैसे वाले हैं,
बिना नाम लिए बड़े बिजनेसमैन बहुत टॉप है, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनके सारे काम हो जाते हैं। उस तरह के लोग आपको डजंट मैटर वाले में दिखाई पड़ेंगे। लोकतंत्र से लोग समझते क्या है? हम किताबों में पढ़ाते हैं लोकतंत्र का मतलब रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटसेट्रा, लेकिन आम जनता क्या समझती है? देश के लोग, जब हमने पूछा, बहुत ओपन एंडेड जो सवाल, जो रिसर्च समझते हैं ओपन एंडेड सवाल है, लोकतंत्र का आपके लिए क्या अर्थ है, आप लोकतंत्र से क्या समझते हैं? ज्यादातर 42% लोगों ने कहा भाई लोकतंत्र का मतलब हमें रोजी रोटी, काम, खाना, कपड़े मिल जाए, हमारे लिए लोकतंत्र ही है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं अपेक्षा है। तो अपेक्षाएं बहुत कम है लोगों की। तो बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर आर प्रोवाइडेड फॉर ऑल। लोकतंत्र का मतलब सरकार को हमें खाना, रहना, ये पीने का पानी ये उपलब्ध कराए, हमारे लिए लोकतंत्र यही है। पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल व्यूज। बोलने की आजादी, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, ऐसा कहने वाले 18% लोग। हम अपनी सरकार को चुन सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हमें वोट देने की आजादी हो, सरकार चुनने की आजादी हो, ऐसा कहने वाले 17% लोग। और एक क्लीन सरकार, फ्री ऑफ करप्शन, ऐसा कहने वाले 11% लोग थे। कुछ अन्य लोगों ने कुछ अलग अलग और तरह के जवाब दिए जो बहुत छोटे मात्रा थे। तो लोकतंत्र से लोग ये समझते हैं, लोकतंत्र का अर्थ उनके लिए ये है। अब पीपल्स डेमोक्रेसी, लोगों को लगता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, हमारा अधिकार क्या होना चाहिए। 54% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा लोगों का अधिकार है कि वो सरकार को कहे कि क्या होना चाहिए, यहाँ सड़क बने, यहाँ बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो 54, आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि भाई हमने सरकार चुन दी, इसके बाद भी लोगों का अधिकार है कि हम सरकार को कहें थ्रू डिफरेंट मीन्स। आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये सरकार, ये सड़क बहुत दिन से बनी नहीं, पुल बना नहीं। 26% लोग ऐसे जो कहते हैं कि सरकार माई बाप है, अब हमने चुन दिया, वोट दे दिए, अब बन गई, अब जो वो करना चाहे करें, हमारा इसमें कोई बस नहीं चलता। लेकिन 54% लोग ऐसे कहते हैं नहीं, हमारे पास अधिकार होना चाहिए, हम सरकार को से सवाल जवाब कर सके, उन्हें कह सके कि सरकार हमारे लिए क्या करे। 20% नो रिस्पॉन्स जो कहते हैं भाई हमें इसके बारे में कोई पता। अब हम रीजनेबल सेटिस्फैक्शन विद द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत सिंपल सवाल, लोकतंत्र के कामकाज से, लोकतंत्र जिस तरह से काम कर रहा है उससे क्या आप संतुष्ट है, असंतुष्ट है? आपको दिखाई पड़ेगा लगभग आधी जनता संतुष्ट दिखाई पड़ती है, 47% सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड 35% और 18% कहते हैं हमें इसके बारे में कोई, हमारे इसके बारे में कोई राय नहीं। अब अगर हमने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात की और दूसरा डेमोक्रेसी के सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में बात की, अब हम फेडरलिज्म के बारे में आए कि, और मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने इसका एक तरह से जिस्ट जो है समरी आपके पास रखा कि मैं ये कह रहा हूं फेडरलिज्म इंटैक्ट स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रॉन्ग पहले था आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्टेट्स के पावर पर कोई आक्षेप नहीं हुआ, मतलब उस पर कोई एनक्रोचमेंट नहीं हुआ, और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको रीजनल पार्टियां शासन करती हैं। तो अगर हम इन राज्यों की बात करें जहां रीजनल पार्टी बहुत स्ट्रांग है, अगर रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, ये भी एक साइन है कि फेडरलिज्म स्ट्रांग है। यूपी, दिल्ली, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमाम ऐसे राज्य हैं, और अलग अलग राज्यों को देख करके आप ये सोच सकते हैं, जैसे दिल्ली, भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार 2 टर्म रहने के बाद हार गई, लेकिन पार्टी तो अभी भी मजबूत है। पंजाब, आज आम आदमी पार्टी मजबूत है, पहले शिरोमणि अकाली दल मजबूत थी, बहुत सालों तक शिरोमणि अकाली दल बहुत मजबूत पार्टी रही। कोई भी, आप उड़ीसा की बात करें, बीजू जनता दल, आज उनकी सरकार नहीं है, लेकिन बड़े लंबे समय तक उनकी सरकार रही। आंध्रा की बात करें, आंध्रा में तो 2 ही पार्टी है, जो दोनों रीजनल पार्टी, उन्हीं के पास 90% वोट है, टीडीपी और वाईएसआरसीपी। तो ऐसे तमाम राज्य हैं। बिहार आपका अपना राज्य है, हमें पता है सारा खेल 2 पार्टियों संभालती हैं, या तो बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, लेकिन जहां तक बिहार की राजनीति की चर्चा होती है तो आरजेडी और जेडीयू की बात होती है, लेकिन इसके बाद भी आप जानते हैं तमाम छोटी रीजनल पार्टियां जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पार्टी के पास 3% वोट है, 2% वोट है, 5% वोट है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है। और क्या इंडिकेशन है? बड़ी पार्टी उनके साथ समझौता करने के लिए तमाम
समझौता मतलब अलायंस करने के लिए तमाम समझौताएं करने को तैयार है। इसका मतलब है कि ये पार्टियां अपने आप में स्ट्रांग हैं। ऐसे तमाम नॉर्थ ईस्ट के तो सारे स्टेट्स में आपको छोटी 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 रीजनल पार्टियां ही मिल जाएंगी। तेलंगाना, झारखंड, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर रीजनल पार्टियां बहुत स्ट्रांग हैं, रीजनल लीडर्स बहुत स्ट्रांग हैं। और ये कुछ उदाहरण है। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू, वायएसआर, इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी का नाम आप ले सकते हैं, दिल्ली में आज रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर है, अरविंद केजरीवाल। ऐसे तमाम नेताओं का मैंने नाम लिखा जो अलग अलग राज्यों में बड़े स्ट्रांग लीडर या तो अभी हैं या कुछ समय पहले तक रहे। तो अगर ये स्ट्रांग लीडर है, वेस्ट बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी 15 साल से मुख्यमंत्री, बड़ी स्ट्रांग लीडर है अपने राज्य में। पुडुचेरी में एन रंगास्वामी, आप नाम भी नहीं सुनते होंगे। और मजेदार बात है, सिक्किम में जरूर है ये बताना, अभी प्रेम सिंह तामांग की सरकार है, लेकिन सिक्किम में कुछ समय पहले तक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार थी 19 के पहले, और उसके मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग। हम मेनलैंड में उनका नाम भी नहीं जानते। और पवन चामलिंग 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 32 में से 31-30 सीटें वो लगातार जीतते रहे उनकी पार्टी। तो ये सब बहुत स्ट्रांग रीजनल पार्टियां हैं। और रीजनल पार्टियां अगर स्ट्रांग हैं तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भले ही स्ट्रांग नेशनल पार्टी है, पहले कौन सी स्ट्रांग नेशनल पार्टी थी? कांग्रेस। और आज कौन सी स्ट्रांग नेशनल पार्टी है? बीजेपी। इसके बावजूद, इतनी स्ट्रांग नेशनल पार्टी के बावजूद ये तमाम रीजनल पार्टियां बरकरार हैं, राज्यों में सरकार है, इनके नेता अभी भी तो कहते हैं टॉप फिगर्स है अपने स्टेट में। भले ही दूसरे राज्य में उनकी कोई पहचान ना हो, लेकिन अपने राज्य में ये बहुत स्ट्रांग है। कुल मिलाकर अगर नेशनल पॉलिटिक्स में भी देखें, ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन अगर तीन चुनावों का हमने विश्लेषण किया, 14, 19 और 24, और आप देखिए लगभग 1/3 वोट, 19 को छोड़ दें, 19 में 1/4 था, लगभग 1/3 वोट रीजनल पार्टियों को मिलता है। तो देश में 1/3 वोट रीजनल पार्टियों को अगर जा रहा है, इसका मतलब है कि रीजनल पार्टियां स्ट्रांग हैं। मैंने ये 3-4 उदाहरण देके अपने बात की पुष्टि करने की कोशिश किया है। आई वांटेड टू गिव दीज एग्जांपल्स कि आपको इस बात पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भरोसा करें, लेकिन कम से कम उसके लिए कुछ प्रमाण दे रहा हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि स्टेट्स के जो पावर्स है अभी भी बहुत इंटैक्ट है, इंक्रोच नहीं हुए हैं। रीजनल पार्टियां स्ट्रांग हैं, रीजनल लीडर स्ट्रांग हैं, और रीजनल पार्टियों को बड़ी संख्या में अभी भी लोग वोट देते हैं। और ये लगभग 1/3 वोट अभी भी रीजनल पार्टियों के पास है। और अगर हम लास्ट सेक्शन में आए कि सेकुलरिज्म, इसके बारे में आजकल बहुत एंग्जाइटी और बहुत चर्चा होती है कि भाई क्या देश के जो सेकुलर ट्रेडिशन है वो बरकरार है, बरकरार रहेगा, कितना उसके बारे में इरोजन हो रहा है, क्या हो रहा है सेकुलर ट्रेडिशन को। मुझे लगता है कि अगर जो नेशनल डिस्कोर्स है उससे अगर आप हटके देखने की कोशिश करें, और नेशनल डिस्कोर्स का मतलब ये राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक बयानबाजी से अगर हट करके, और मैं वही अभी पेश करने जा रहा हूं, हट करके लोगों के विचारों के हिसाब से देखें, लोग कैसा सोचते हैं, देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सेकुलर ट्रेडिशन पे कोई बहुत हमला, कोई खतरा दिखाई पड़ता है। एंग्जाइटीज है, तमाम घटनाएं होती है जब कहीं कुछ लोगों की जानें चली जाती है इस तरह के मतलब झड़पों में और घटनाओं में, तो हम सबको चिंता होती है, चिंता होनी भी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम पिछले 30, 40, 50, 60, 70 साल में देखते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सोसाइटी जो है, आज संविधान दिवस है, इस बात का जिक्र करना चाहिए कि जो सेकुलर ट्रेडिशन, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने उस बात का जिक्र किया, तो ऐसा नहीं है कि 75 साल में उसका कोई इरोजन हो गया और वो खत्म हो गया, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। देश की जनता ऐसा नहीं मानने को तैयार है। देश की जनता अभी भी मोर और लेस बहुत सेकुलर दिखाई पड़ती है। और क्यों कहता हूं, ये कुछ आंकड़े मैं पेश कर रहा हूं। जैसे हमने पूछा, सवाल था, तो सपोर्ट फॉर इंडिया बीइंग अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, हमने पूछा क्या आपको लगता है हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का होना चाहिए या हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लोगों की, इंडिया बिलोंग्स टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, सिटीजन्स ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली।
76% लोग कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोगों का सम्मान, आदर और उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसा कहने वाले 76% लोग हैं। और 15% ऐसे जो लोग हैं वो कहते नहीं जी, हिंदुस्तान तो सिर्फ हिंदुओं का देश है, बाकियों का नहीं है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश है। हमने इसको अलग अलग धर्म के लोगों ने इसके बारे में क्या राय रखी उसको भी निश्चित रूप से आपको सिख जो रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग हैं, चाहे सिख की बात करें, वहां पर हमने क्रिश्चियंस और मुस्लिम 3 धर्म के लोगों के आंकड़े पेश किए। उनमें निश्चित रूप से उनका द कंट्री बिलोंग्स टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन ओपिनियन थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ता है, हिंदुओं में थोड़ा सा कम होता है। बट कुल मिलाकर के आंकड़ों के नजरिए से, और आंकड़े कहाँ हैं, लोगों से बातचीत की, ये सब 20,000 30,000 रैंडम सैंपल है पूरे देश भर में लोगों से बात किए हुए। तो ये देख के लगता है कि नहीं, सेकुलर ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, समाज का जो हमारा सेकुलर ट्रेडिशन है वो इंटैक्ट है। उसमें बहुत कहते हैं कि थोड़ी बहुत खरोंच लग गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। टांग में आप कभी कभी गिर जाते हैं स्कूटर चलाते हुए तो कभी खरोंच लग जाती है, वो खरोंच तो है, खरोंच लग जाता है, उसमें थोड़ा डिटॉल लगा ले, रुई लगा ले, 2 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब टांग टूट जाती है, ज्यादा हो जाता है, तब उसमें समय लगता है। मुझे लगता है कुछ खरोंच है, लेकिन अभी कोई मेजर डैमेज हमें दिखाई नहीं पड़ता। और इन आंकड़ों के कारण मोर देन हाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट फील गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। हमने सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि सरकार को जो माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करनी चाहिए या सरकार को उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए? और सरकार, हमने पूछा, सरकार शब्द है, किसी नेता का नाम लेके, किसी पार्टी का नाम लेके नहीं पूछा गया। और ये हाल का सवाल है, ये 2024 के चुनाव के समय का सर्वेक्षण है, बहुत लेटेस्ट है। ये 1996-98 का सर्वे नहीं है, बहुत लेटेस्ट सर्वे, 1 साल पहले। आप ये भी कह सकते हैं 1 साल पहले, लेकिन सर्वे ऐसे करने में काफी समय लगता है। 1 साल पहले का सर्वे बहुत नया है। फुली एग्री, 34% लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार को माइनॉरिटीज की रक्षा करनी चाहिए। 34% लोग पूरी तरह सहमत हैं और 36% लोग कुछ हद तक सहमत हैं। दोनों को मिला दें तो आपको लगभग 70% लोग हैं जो वैरिंग डिग्री, थोड़े अलग अलग शेड्स में कहते हैं कि नहीं, सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनकी रक्षा करें। ना कहने वाले हैं ऐसे, समवन डिसएग्री, फुली डिसएग्री। अगर आप 14 और 6 को मिला लें तो 20% ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, सरकार को उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और 10% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं। तो कुल मिलाकर तो यही दिखाई पड़ता है कि ओपिनियन पॉजिटिव है, एंजाइटीज है, लेकिन ओपिनियन पॉजिटिव है। गवर्नमेंट शुड ट्रीट माइनॉरिटीज लाइक दे ट्रीट द मेजॉरिटी। हम जब सवाल पूछते हैं तो एक ही तरह के सवाल अलग अलग जगहों पे छितरा के पूछते हैं। ये नहीं है कि एक साथ पूछ दिया। सवाल पूछने का एक तरीका होता है जिससे कि आप उसके जो मन में तरह तरह की जो दुविधाएं होती रहती है उसको टैप कर सकते हैं। ये जब ऐसे भी पूछा, उसमें भी गवर्नमेंट शुड ट्रीट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी इन सिमिलर मैनर। सरकार को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का एक साथ देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप इसमें भी अगर आप 38 और 36 को मिला लें तो लगभग वही है, 74% लोग कहते हैं हाँ, सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस बात की पुष्टि करता है 2 जगहों पे हमने सवाल पूछा कि बड़ी संख्या में 2/3 से भी ज्यादा, 3/4 लोग कहते हैं कि भाई सर देश में हर धर्म, आप देखिए तीनों सवाल पर 74-75% लोगों ने एक तरह से जवाब दिए कि देश में भारत हर धर्म के लोगों का देश होना चाहिए, सरकार को हर धर्म के लोगों की हितों की रक्षा करनी चाहिए, सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस बिलीव, लोगों को लगता है कि भाई हम अपने लीडर को चुन रहे हैं, हमें इससे कोई चिंता नहीं होती कि अच्छा हमारे धर्म का नेता नहीं होगा तो हमारा काम नहीं करेगा। बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि ओनली अ लीडर फ्रॉम योर ओन रिलीजन कैन इफेक्टिवली रिप्रेजेंट योर इंटरेस्ट एंड कंसर्न। ऐसा सोचने वाले 31% लोग हैं, कहते हैं कि नहीं, मेरे धर्म का अगर कोई आदमी होगा, लीडर इलेक्ट होगा, वही हमारे धर्म का की हितों की रक्षा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं मानने वाले 50 लोग हैं जो कहते हैं लीडर फ्रॉम अदर रिलीजन कैन ऑल्सो इफेक्टिवली रिप्रेजेंट माय इंटरेस्ट। किसी भी धर्म का नेता हो, वो हमारे हितों की देखी अनदेखी नहीं करेगा, हमारे
वह हमारी बातों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मानने वाले 50% लोग हैं और 20% लोग कहते हैं हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर इन चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। लास्ट स्लाइड है रिजर्वेशन के मामले पर। रिजर्वेशन को लेकर तमाम राज्यों में मतलब कितना बवाल होता रहता है और देख के लगता है आप, क्योंकि ओपिनियन बहुत शार्पली डिवाइडेड है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या रिजर्वेशन शुड कंटिन्यू इन एजुकेशन, जॉब्स और बोथ इन एजुकेशन एंड जॉब्स। आप देखें चाहे ओवरऑल का मतलब इसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं। 51% लोग कहते हैं देश में कि नहीं सरकार अभी रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए, रिजर्वेशन बंद नहीं किया जाना चाहिए। अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, हाँ ये जरूर है कि आपको एससी और एसटी में एससी में ज्यादा इसके लिए सपोर्ट दिखाई पड़ता है इसमें। लेकिन कुल मिलाकर करके रिजर्वेशन के लिए भी समर्थन है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग, अपर कास्ट में भी आप देख सकते हैं 44% ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं रिजर्वेशन की जरूरत है। कम है लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मानना कि नहीं कोई भी अपर कास्ट के लोग रिजर्वेशन के सपोर्ट में नहीं, ऐसा नहीं है। तो सोच है इस बारे में कि एक समावेशी देश हमारा बने रहे। और रिजर्वेशन ये सब कैसे प्रावधान है, आज के प्रावधान नहीं। जब संविधान बना था उस वक्त संविधान निर्माताओं ने इन प्रावधानों का के बारे में जिक्र किया और इन प्रावधानों को संविधान में लाया। तो कुल मिलाकर के ये भी दिखता है कि चाहे हम धर्म की अलग अलग धर्म के लोगों की बात करें, अलग अलग जाति के लोगों की बात करें, एंजाइटीज हैं, तमाम घटनाएं होते रहती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत, जिसको कहते हैं तार तार नहीं हुआ है। आई थिंक थैंक यू वेरी मच।